आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसडीएस पेज के बारे में, राइट, जिसको आप सोडियम डोडिसाइल सल्फेट भी बोलते हो या उसको डीनेचरिंग पेज भी बोलते हैं। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें आपको मैं ये समझाऊंगा कि इसमें जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं जैसे कि बीटा एमई, एसडीएस, ट्रिस एचसीएल, ओके, एपीएस, टिमिड, इन सब का एक्चुअल रोल क्या है और ऐसे कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके इंटरव्यूज में या एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं और आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि स्टैकिंग जेल को स्टैकिंग जेल क्यों बोलते हैं, रिजॉल्विंग जेल को रिजॉल्विंग जेल क्यों बोलते हैं। और स्टैकिंग जेल और रिजॉल्विंग जेल से जुड़े हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी एग्जाम देने की सोच रहे हैं इन द फ्यूचर या इंटरव्यू में अपीयर होने की कोशिश करना चाह रहे हैं। ओके, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेप्लिकेटिंग माइंड्स वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डीनेचरिंग पेज, जिसको आप एसडीएस पेज भी बोलते हो। ओके, इससे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस आ चुकी हैं, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कस किया था। ओके, और पॉलीक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। तो वो सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन लेक्चर्स को देखिए फिर इस लेक्चर को देखना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज डीनेचरिंग पेज, दैट इज आल्सो नोन एज एसडीएस पेज। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसको डीनेचरिंग पेज क्यों बोलते हैं और एसडीएस पेज क्यों बोलते हैं। ओके, तो डीनेचरिंग पेज अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम इसमें, एक तो याद रखना आपकी, हम डीनेचरिंग पेज या एसडीएस पेज के थ्रू प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं, प्रोटीन सैंपल्स को। ओके, तो इसमें क्या करते हैं कि हम प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं सेपरेट करने से पहले, राइट। तो क्यों करते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो क्योंकि हम प्रोटीन को डीनेचर करके सेपरेट करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है डीनेचरिंग पेज। ओके, और दूसरा नाम है इसका एसडीएस पेज। तो एसडीएस का फुल फॉर्म होता है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। ओके, तो ये जो एसडीएस होता है, इट्स अ डिटर्जेंट, ये एक डिटर्जेंट होता है और इस डिटर्जेंट की हेल्प से ही आप प्रोटीन को डीनेचर करते हो। ओके, तो क्योंकि आप इसमें एसडीएस दैट इज डिटर्जेंट का यूज कर रहे हो, इसलिए आप इसको एसडीएस पेज बोलते हो। और क्योंकि आप इसमें एसडीएस को यूज करके प्रोटीन को डीनेचर कर रहे हो फॉर सेपरेशन, दैट्स व्हाई यू कॉल इट डीनेचरिंग पेज। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया डीनेचरिंग पेज का या एसडीएस पेज का। ओके, तो अब सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है कि दो पॉइंट। पहला पॉइंट ये कि इसमें जो आप प्रोटीन्स को सेपरेट करते हो वो करते हो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। याद रखना हमेशा, कंप्लीटली यू सेपरेट द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ओके, यहां पर हमें चार्ज से कोई मतलब नहीं होता, प्रोटीन पे कोई भी चार्ज हो, ओके, हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं और सेपरेट करते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अभी कैसे पॉसिबल होता है तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो क्योंकि हम मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे ही सेपरेशन करते हैं यहाँ पे प्रोटीन का, इसीलिए आप एसडीएस पेज को या डीनेचरिंग पेज को यूज करते हैं प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट जानने के लिए। जैसे अगर कोई आपने नोवेल प्रोटीन प्यूरिफाई किया है या आइडेंटिफाई किया है और अगर आप उसका मॉलिक्यूलर वेट जानना चाहते हो तो आप उसको एसडीएस पेज के थ्रू प्यूरिफाई सेपरेट करके उसका मॉलिक्यूलर वेट जान सकते हो, राइट। तो इसमें क्या होता है कि कैसे आप कंप्लीटली मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे इसको सेपरेट करते हो। तो अब आप बोलोगे, सोचोगे कि प्रोटीन्स पे तो चार्ज भी होते हैं, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से, है ना। तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अमीनो एसिड्स वो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स भी होते हैं, है ना। तो मान लो कि ये आपका प्रोटीन है जो कि बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना है। ओके, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना है। ये एक एक मोनोमर क्या है, अमीनो एसिड। ओके, तो
तो अब कोई प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होगा, कोई नेगेटिवली चार्ज होगा, कोई पॉजिटिवली चार्ज होगा, राइट। तो दोनों टाइप के चार्ज इस प्रोटीन पर प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज भी। ओके, तो कैसे हम चार्ज के होते हुए सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेशन कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पर आप यूज करते हो SDS का, दैट इज सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। ये एक डिटर्जेंट होता है और ये कैसा होता है, एनायनिक डिटर्जेंट, मतलब इसके पास नेगेटिव आयंस होते हैं, राइट। तो जब आप SDS का यूज करते हो डीनेचरिंग पेज में, तो SDS क्या करता है, पूरे प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज, पूरे प्रोटीन पे क्या करता है नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देता है। ओके, चाहे अब अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, कोई सा भी चार्ज हो, इन सब चार्ज को क्या करता है, प्रोटीन के जो नेटिव चार्ज होता है उसको डिटर्जेंट क्या करता है, एसडीएस क्या करता है, हाइड कर देता है, राइट। और जो एसडीएस का चार्ज है, दैट इज नेगेटिव चार्ज, वो डोमिनेट हो जाता है। तो अब पूरे प्रोटीन पे आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो, पूरे प्रोटीन पे क्या हो गया आपका, नेगेटिव चार्ज। तो अब मान लो कि आपके दो प्रोटीन्स थे, ओके, और दोनों प्रोटीन में से एक प्रोटीन हाईली पॉजिटिव चार्ज था, एक हाईली नेगेटिव चार्ज था, राइट। तो बट आप इन दोनों को क्या करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो, राइट। क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, तो वो जब आप उसको रन करोगे पेज में, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ माइग्रेट होने की कोशिश करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, तो अच्छे से सेपरेशन नहीं हो पाएगा, राइट। इसीलिए क्या किया जाता है कि चाहे प्रोटीन पे कोई भी चार्ज हो, आप एसडीएस का यूज करके क्या करते हो, सबसे पहले उसका चार्ज को हाइड कर देते हो, राइट। तो अब दोनों प्रोटीन पे कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। अब इस प्रोटीन का साइज मान लो बड़ा है, 150 किलो डाल्टन है, और इसका साइज छोटा है, दैट इज 50 किलो डाल्टन। तो अब ये दोनों प्रोटीन जो होंगे वो कंप्लीटली सेपरेट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। क्यों, क्योंकि इनका जो ओवरऑल चार्ज है वो कैसा हो गया है, नेगेटिव चार्ज हो गया है, ओके। अब यहां पर देखो, आपको मैं एक चीज दिखाता हूं कि क्या होता है कि जो नेटिव फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, ओके, अमीनो एसिड का जो नेटिव फॉर्म होता है, अगर हम नेटिव फॉर्म की बात करें, सॉरी अमीनो एसिड्स का नहीं, प्रोटीन का, तो प्रोटीन कुछ इस तरीके से होता है, ओके। एक इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, राइट। अब आपको जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप नेटिव प्रोटीन उठाएंगे, मतलब समझ रहे हो, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा और क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, राइट, ओके। दूसरी चीज इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इस तरीके से। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कितने भी हो सकते हैं, ओके। तो ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ये ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक्चुअली जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ओके। और जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सब नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो आपके प्रोटीन में कोवेलेंट बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो याद रखना आप कि अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए कि प्रोटीन में कौन कौन से कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो दो ही टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड और एक होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। आप प्रोटीन का जो बेसिक वीडियोस देखेंगे इंट्रोडक्शन वाला, और प्रोटीन के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो बायोकेमिस्ट्री प्लेलिस्ट में आप जाकर प्रोटीन पे वीडियो देख सकते हैं, वहां पर हमने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई है। खैर यहाँ पर हम उन चीजों को वापस डिस्कस नहीं करेंगे। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है वो क्या करता है कि आपके चेन को आपस में जोड़ कर रखता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक चेन ये हो गई प्रोटीन की, एक चेन ये हो गई, मतलब ये सेम चेन है, ओके। तो एक ही चेन को इसने आपस में जोड़ रखा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, समझ रहे हो। तो अगर हम बोले तो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है,
डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये या तो इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है, मतलब सेम चेन में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, या दो अलग अलग चेन को भी डाइसल्फाइड बॉन्ड कनेक्ट करके रखता है। तो जैसे मान लो एक आपका इस टाइप का प्रोटीन हो गया, ये हो गया आपका प्रोटीन ए, राइट, और एक आपका प्रोटीन है कुछ इस टाइप का जिसमें कि दो सब यूनिट्स हैं कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये है आपका सब यूनिट 1 और ये है आपका सब यूनिट 2, और यहां पर ये दोनों सब यूनिट आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ओके। और इन दोनों ही सब यूनिट पे अपना खुद का भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा इस तरीके से, इस तरीके से। तो मैं आपके साथ ये स्ट्रक्चर क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए पहले कि किस किस टाइप के प्रोटीन होते हैं, ओके। और जब आप एसडीएस पेज करते हो तो जो नेटिव प्रोटीन होता है उसका क्या होता है, किस तरीके से वो उसके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, किस तरीके से वो डीनेचर होता है, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे भी आज क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर देखो, एक तो इस टाइप का प्रोटीन हो गया जिसमें एक ही चेन प्रेजेंट होगा, राइट। अगर एक ही चेन प्रेजेंट हुआ और उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड हुआ तो उसको बोलते हो आप इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, राइट। दूसरे टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिसमें मान लो कोई प्रोटीन जो दो सब यूनिट से मिलकर बना है, ओके। तो एक सब यूनिट ये हो गई, एक सब यूनिट हो गई। तो इस केस में अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड दोनों अलग अलग सब यूनिट चेन को आपस में लिंक कर रहा है तो उसका बोला जाता है इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। ध्यान से समझना इसको, इसको आप बोलोगे इंटर चेन डाइसल्फाइड, ओके। और इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, राइट। अब आपको क्या करना है, इन दोनों ही प्रोटीन्स को मान लो सेपरेट करना है, समझ रहे हो। तो अब यहां पर देखो कि मान लो इसका साइज है 150 केडा, ओके, और इसका साइज है 100 केडा, राइट। 150 केडा में से मान लो कि ये वाला जो सब यूनिट है वो है आपका 100 किलो डाल्टन का, और ये वाला जो सब यूनिट है वो है आपका 50 किलो डाल्टन का, ओके। और ये दोनों ही सब यूनिट डाइसल्फाइड बॉन्ड के हेल्प से जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये हुए नेटिव प्रोटीन। अब क्या होता है कि कैसे आप इन दोनों प्रोटीन को एसडीएस पेज के थ्रू सेपरेट करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन आता है, अब मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा, राइट। तो अब देखो क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो आपने प्रोटीन प्यूरिफाई किया है, ओके, मान लो कि आपने जो प्रोटीन प्यूरिफाई किया है उसमें ये दोनों ही टाइप के प्रोटीन्स हैं। कौन कौन से, ऐसा प्रोटीन जिसका साइज है 100 केडा और ऐसा प्रोटीन जिसका साइज है 150 केडा, ओके। और 100 केडा वाले प्रोटीन में आपका एक ही चेन है सिर्फ, ओके, और 150 केडा वाले प्रोटीन में आपके दो चेन प्रेजेंट हैं, राइट। तो अब यहां पर देखेंगे ध्यान से कि ये किया है आपने, प्रोटीन प्यूरिफाई करके रखा हुआ है, ओके। ये हो गया आपका प्यूरिफाइड प्रोटीन, राइट। ये हो गया आपका प्यूरिफाइड प्रोटीन, ये दिस इज योर प्यूरिफाइड प्रोटीन, राइट। इसी प्रोटीन में आपके दोनों टाइप के प्रोटीन्स हैं, है ना। इसको जब आप बड़ा करके देखेंगे ऐसा कुछ इस टाइप, मान लीजिए, मैं जस्ट आपको ऐसा सोचना है दिमाग में, राइट, कि इस तरीके से होगा, और ऐसा, और ये वाला, राइट। और इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है इस तरीके से,
और इसमें ये देखो ध्यान से, सिंगल सब यूनिट वाला प्रोटीन भी प्रेजेंट है और 2 सब यूनिट का भी प्रोटीन प्रेजेंट है, राइट। तो इसका साइज हो गया 100 केडा, इसका 150 केडा। अभी हम सोच के चलेंगे, ये आपने प्यूरिफाई किया है। अब इसको आपको एसडीएस पेज की हेल्प से देखना है कि ये जो आपने प्यूरिफाई किया है प्रोटीन, इसमें कितने टाइप के प्रोटीन्स हैं, उनका साइज क्या है। ओके, तो हम क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये जो प्यूरिफाई किया है आपने प्रोटीन, इसको आप क्या करते हो, मिक्स करते हो। इसके साथ तो आपके पास क्या होता है लैब में, यहां पर होता है आपके पास लोडिंग सैंपल बफर। क्या होता है, लोडिंग सैंपल बफर। ओके, इसमें आपके पास पहले से लोडिंग सैंपल बफर है। तो जो आप प्रोटीन जो आप प्यूरिफाई कर रहे हो, ओके, वो मोस्टली उसका कोई कलर नहीं होता, ओके, एक्सेप्ट फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स। फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन, येलो फ्लोरोसेंट प्रोटीन। तो जैसे ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन है तो उसका बिल्कुल ग्रीन कलर होगा, ओके। जब आप उसको प्यूरिफाई करेंगे तो प्यूरिफाई होते हुए ग्रीन कलर का दिखाई देगा, राइट। रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन रेड कलर का होगा, बट मोस्टली द प्रोटीन्स आर कलरलेस। तो ये जो प्रोटीन है ये आपका कैसा होगा, मान लो अगर कलरलेस प्रोटीन है, कलरलेस, तो जब आप इस कलरलेस प्रोटीन को डायरेक्टली अगर पेज पे डालोगे, पॉलीक्राइलामाइड जेल पे डालोगे, तो क्या होगा कि जब आप डालोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा प्रोटीन जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। और जब प्रोटीन अंदर चलेगा जेल के अंदर, तब भी आपको ट्रैक नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उसका कोई कलर नहीं है। तो हम लोडिंग सैंपल बफर एक इसलिए भी डालते हैं ताकि हम उसको ट्रैक कर पाए। तो इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ओके। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने जो प्रोटीन प्यूरिफाई किया है इसको मिक्स करोगे लोडिंग सैंपल बफर के साथ, राइट। तो यहां पर आपके प्रोटीन का कलर कैसा था, कलरलेस। कैसा था, कलरलेस। अब क्या हो गया कि आपके प्रोटीन का कलर कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ब्लू। ब्लू हो गया है। ये आपका प्रोटीन है, ये आपने प्रिपेयर कर लिया है जेल में लोड करने के लिए। कौन सा जेल में, एसडीएस जेल में लोड करने के लिए, राइट। इसमें आपने प्रोटीन में क्या मिला है, लोडिंग सैंपल बफर, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लोडिंग सैंपल बफर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। हर एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है, तभी आपके बेसिक कांसेप्ट्स क्लियर होंगे, ओके। क्या क्या चीजें होती है इस लोडिंग सैंपल बफर में, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं कि इस लोडिंग सैंपल बफर में आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसमें टोटल होती है आपकी 5 चीजें। देयर आर 5 कंपोनेंट्स which are present in loading sample buffer। और वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है आपका ट्रेस HCl। क्या है, ट्रेस HCl, ओके। और इसका पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच होता है 6.8। मैं सारी चीजें बताऊंगा अभी आपको कि इसका पीएच 6.8 क्यों होता है, ट्रेस क्यों प्रेजेंट होता है, हर चीज बताऊंगा, बस इत्मीनान रखिए। फिर प्रेजेंट होता है इसमें बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, जिसको आप प्यार से बीटा एम भी बोलते हो, राइट। उसके बाद इसमें प्रेजेंट होता है एसडीएस। दोस्तों याद रखना, अगर आप एसडीएस पेज कर रहे हो तो जो एसडीएस है वो हर जगह रहना चाहिए, राइट। सैंपल बफर में भी होना चाहिए, एसडीएस पेज में भी होना चाहिए, ताकि प्रोटीन आपका हर जगह पर कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज हो, डिनेचर्ड हो। तो आप इसमें एसडीएस डालेंगे। बीटा में क्यों डालते हैं मैं भी आपको बताऊंगा। फिर आप इसमें डालोगे ब्रोमोफिनोल डाई। क्या डालोगे, ब्रोमोफिनोल डाई, तो बताऊंगा क्यों डालेंगे। इसके बाद आप डालते हो इसमें सुक्रोज या ग्लिसरॉल, ओके। तो ये सारी चीजें आपके लोडिंग सैंपल बफर में होती हैं। और आपने ये लोडिंग सैंपल बफर किस में डाला, आपने
प्यूरिफाइड प्रोटीन में। तो अब आपकी ये सारी चीजें किसमें है? प्यूरिफाइड प्रोटीन में। अब हम बात करेंगे कि इन सब चीजों का काम क्या होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन के साथ, क्या करती है ये प्यूरिफाइड प्रोटीन के साथ। तो एक एक करके जान लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रिस HCl pH 6.8 हम क्यों यूज करते हैं। ओके, तो क्या होता है कि ये जो होता है ये आपका बफर होता है। क्या होता है? ट्रिस HCl बफर होता है, इसका pH 6.8 होता है। ओके, तो 6.8 जो pH होता है, आपको पता है कि जो न्यूट्रल pH होता है वो क्या होता है? 7 होता है। तो इस pH के आसपास ऑलमोस्ट ऑल द प्रोटीन्स आर स्टेबल, राइट। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन एक और है जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा जब हम प्रोटीन को सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ SGS पेज। वहां पर भी pH 6.8 आएगा, तो उसका जिक्र हम वहां पर बहुत खुल के आराम से करेंगे, राइट। दूसरी बात, बीटा मर्कैप्टोफेनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब देखो, मैंने आपको बताया था कि आपका प्रोटीन नेटिव फॉर्म में कुछ इस तरीके से होगा। ओके, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों? डाइसल्फाइड बॉन्ड। इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, और इस पे होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, राइट। तो एसडीएस क्या करता है? पूरे प्रोटीन पर नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, राइट। लेकिन एसडीएस तभी अच्छे से काम करेगा जब आपका ये फोल्डेड प्रोटीन अच्छे से पूरा खुल जाएगा लीनियर फॉर्म में, राइट। तभी एसडीएस चार्ज पूरे प्रोटीन पे इंपार्ट कर पाएगा अपना। ओके, फोल्डेड फॉर्म में एसडीएस क्या करेगा? बाहर बाहर से डाल देगा, लेकिन अंदर तो एसडीएस का कोई चार्ज गया नहीं है, तो ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और अच्छे से सेपरेशन नहीं होगा। तो इससे पहले काम करता है एसडीएस का दोस्त, दैट इज बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल। ओके, और इस बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल को आप इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हो, क्योंकि ये क्या करता है? रिडक्शन कर देता है डाइसल्फाइड बॉन्ड का, डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देता है। ओके, तो याद रखना, जो मेन काम होता है बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल का वो क्या होता है? टू ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, अब क्या करेंगे? जब ये सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट जाएंगे तो क्या होगा? आपका प्रोटीन ऐसे खुल जाएगा। ये सारे अमीनो एसिड्स हो गए, खुल गया है प्रोटीन आपका पूरी तरीके से। किसी पे नेगेटिव चार्ज है, किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। इस तरीके से ये आपका प्रोटीन खुल गया है। तो आपको इसका फंक्शन समझ में आया। अभी इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसका समझ में आया, दो चीज समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे एसडीएस की। तो एसडीएस क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि इट्स अ आयनिक डिटर्जेंट, और इसके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। कौन सा? नेगेटिव चार्ज। ओके, क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जो एसडीएस का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको अगर स्ट्रक्चर इसका बना के देखूं, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ओके, और यहां पर जो होता है इस पे नेगेटिव आयन होता है, ये, राइट। तो ये नेगेटिवली चार्ज डिटर्जेंट हो गया, आयनिक डिटर्जेंट हो गया। तो जब ये प्रोटीन आपका खुल जाता है पूरी तरीके से, तो हम इसको कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। तो क्या होता है कि एक एसडीएस का मॉलिक्यूल दो अमीनो एसिड से बाइंड करता है, याद रखना, ऑन एन एवरेज, राइट, ऑन एन एवरेज। एवरेज क्यों बोल रहे हैं? एवरेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हर एक अमीनो एसिड का साइज अलग अलग होता है, मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है। कोई अमीनो एसिड बड़ा होता है, कोई अमीनो एसिड बहुत छोटा होता है, राइट। तो ऑन एन एवरेज वन एसडीएस मॉलिक्यूल बाइंड्स ऑन द टू अमीनो एसिड्स। तो कुछ इस तरीके से बाइंडिंग हो जाएगी। देख रहे हो किस तरीके से इसने प्रोटीन के नेटिव चार्ज को छुपा दिया है। क्या कर दिया है? छुपा दिया है। और पूरे प्रोटीन पे आपका नेगेटिव चार्ज है। क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है? क्या चार्ज है? नेगेटिव, 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 नेगेटिव। अब फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटीन का नेटिव चार्ज क्या था। प्रोटीन अपना नेटिव चार्ज भूल चुका है। अब उस पे किसका डोमिनेंट है? डोमिनेंस है नेगेटिव चार्ज का। किसकी वजह से?
एसडीएस की वजह से, डिटर्जेंट की वजह से, इसलिए इसको एसडीएस पेज बोला जाता है। तो अब क्या हो चुका है कि जो प्रोटीन है ये कंप्लीटली डीनेचर हो चुका है। कंप्लीट डीनेचरेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो डाइसल्फाइड बॉन्ड था ये भी ब्रेक हो चुका है। क्यों? क्योंकि बीटा मरकैप्टोथिनॉल था यहाँ पर लोडिंग बफर में। जैसे ही डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हुआ, एसडीएस ने क्या किया? अपना काम किया, पूरे प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज डाल दिया। तो अब ये प्रोटीन जो है वो कंप्लीटली डीनेचर हो चुका है, पूरा का पूरा खुल चुका है, राइट? वैसे ही तो ये प्रोटीन आपका कैसा था? इसका साइज था 100 किलो डाल्टन। बहुत ध्यान से समझेंगे, हम सारी चीजों को कनेक्ट करेंगे एक एक करके। ओके, अब मैंने आपको एक और प्रोटीन दिखाया था, राइट? कुछ इस तरीके का, जिसमें 2 सब यूनिट्स थी, कुछ इस तरीके का था वो। और इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड ने क्या कर रखा था कि दोनों अलग अलग सब यूनिट्स को आपस में कनेक्ट कर रखा था, और हमने इसको बोला था इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, तो अब सेम चीजें इसके साथ भी होगी, सेम हादसा इस प्रोटीन के साथ भी होगा, और बेचारा ये भी रिड्यूस हो जाएगा और डीनेचर हो जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। एक सब यूनिट की चेन ये इस तरीके से खुल गई, और एक सब यूनिट की ये, राइट? इसका था 100 केडा, ओके, और इसका था 50 केडा, राइट? तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये वाला जो है ये है प्रोटीन ए। हम 2 प्रोटीन को साथ में लेके चल रहे हैं ताकि हम कंपेयर कर पाए। दिस इज प्रोटीन ए एंड दिस इज प्रोटीन बी। सारी चीजों को आपको बाद में कनेक्ट करना है करके। ओके, तो आपने जो प्यूरिफाई किया था उसमें 2 टाइप के प्रोटीन है, आप सोच के चल रहे हैं ऐसा। उसमें 2 टाइप के प्रोटीन होंगे, एक प्रोटीन ए, प्रोटीन बी। प्रोटीन ए में सिर्फ एक सब यूनिट थी, ओके। प्रोटीन बी में 2 सब यूनिट थी, एक सब यूनिट का साइज 100 केडा और दूसरी सब यूनिट का साइज 50 केडा। टोटल मिला के प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 150 केडा। ओके, अब यहां पे देखो दोस्तों कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको कि एसटीएस पेज में आप ये भी पता कर सकते हो कि एक प्रोटीन कितने सब यूनिट से मिलकर बना है। ओके, फॉर एग्जांपल कि अगर अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस प्यूरिफाइड प्रोटीन में 2 टाइप के प्रोटीन्स हैं, ओके, बट अगर आप कंफर्म है कि आपने जो प्यूरिफाई किया उसमें सिंगल प्रोटीन प्रेजेंट है, आपका ही प्रोटीन प्रेजेंट है, ओके, और आप ऐसा सोच रहे हो, ये आपका हाइपोथेसिस है कि वो जो आपका सिंगल प्यूरिफाइड प्रोटीन प्रेजेंट है वो 3 सब यूनिट से मिलकर बना है। ओके, एक है 50 किलो डाल्टन का, एक है 100 किलो डाल्टन का, और एक है 25 किलो डाल्टन का, मान लो। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि तीनों चेन आपस में किससे जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। और यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड को कौन ब्रेक करता है? बीटा मरकैप्टोथिनॉल। ओके, तो आपको ट्रेस एचसीएल का मतलब समझ में आ चुका है कि इसका काम क्या है, बीटा एमी का काम समझ में आ चुका है, एसडीएस का काम रोल पता चल चुका है। अब बात करते हैं ब्रोमोफिनोल डाई की। तो ब्रोमोफिनोल डाई का रोल क्या होता है कि जब एक तो जब आप प्रोटीन लोड करेंगे तो प्रोटीन कैसा होता है? कलरलेस होता है ना? तो जब आप लोड करोगे तो कलरलेस प्रोटीन होने की वजह से अगर आपको दिखेगा ही नहीं कि प्रोटीन लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं वो वेल से बाहर तो नहीं निकल गया, राइट? दूसरा, जब आप लोड कर देंगे तो जब आप प्रोटीन को ट्रैक करना चाहेंगे, प्रोटीन कहां तक रन हुआ है पेज में, राइट? तो ट्रैक करने के लिए और लोड करने के लिए आपको दिखना चाहिए ना, तो वो दिखने के लिए आप ये ब्लू कलर की डाई को यूज करते हो, दैट इज ब्रोमोफिनोल ब्लू, ब्रोमोफिनोल डाई। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सुक्रोज की या ग्लिसरॉल की। तो कुछ लोग सुक्रोज भी यूज करते हैं, कुछ लोग ग्लिसरॉल, बट यूज क्यों करते हैं? तो क्या होता है कि जब आप प्रोटीन को वेल में लोड करेंगे धीरे धीरे, तो क्या होता है कि प्रोटीन ना काफी हल्का होता है, तो वो बम्प कर सकता है, वेल से बाहर निकल सकता है। ओके, तो बाहर ना निकले, बम्प ना करे ऊपर की तरफ, तो आप क्या करते हो उसमें सुक्रोज या ग्लिसरॉल, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंस होता है वो, तो वो क्या करता है प्रोटीन के साथ मिक्स करके प्रोटीन को आराम से धीरे धीरे वेल में ले जाता है प्यार से, और आपका प्रोटीन वेल में सेटल हो जाता है। तो ये रोल है आपके इन कंपोनेंट्स के जो कि आप यूज करते हो लोडिंग सैंपल बफर बनाने के लिए। तो अब आपने क्या किया, इन सब चीजों को आपने क्या किया
कि इन सब चीजों को लोडिंग सैंपल बफर में डाला हुआ है। ओके, आपने लोडिंग सैंपल बफर को अपने प्यूरिफाइड प्रोटीन के साथ मिक्स कर दिया, तो आपके प्रोटीन में ये सारी चीजें हैं, राइट। तो इसका मतलब अब आपके प्रोटीन पे ब्लू कलर भी है, आपका प्रोटीन कंप्लीटली डीनेचर भी हो गया है, वो पीएच की वजह से स्टेबल भी है, ओके, और सुक्रोज ग्लिसरॉल की वजह से डेंस भी है, ताकि आप जब वेल में ऐड करोगे तो वो आराम से नीचे सेटल हो जाएगा। इसका मतलब ये, इन शॉर्ट एक लाइन में अगर बोले तो, नाउ you are ready to load your protein into the polyacrylamide gel, not polyacrylamide, SDS polyacrylamide gel, right? तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, अभी क्या हुआ कि अभी आपने क्या कर रखा है, अपना प्रोटीन का सैंपल रेडी कर लिया है। ओके, आपका प्रोटीन का सैंपल यहां पर इस एपेंड ऑफ में रेडी है। ओके, यहां पर आपका प्रोटीन सैंपल रेडी है, जिसमें आपने क्या कर रखा है, लोडिंग डाई मिक्स कर रखी है। प्रोटीन सैंपल। अब आप क्या करोगे, आपको प्रिपेयर करना है एसडीएस पेज, जेल प्रिपेयर करोगे ना आप, ताकि प्रोटीन को सैंपल को लोड कर पाओ। ओके, तो एसडीएस पेज कैसे प्रिपेयर करते हो, याद करो। तो आपका जो एसडीएस पेज होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आप क्या करते हो, एक रिजॉल्विंग जेल बनाते हो। ओके, और इसके ऊपर आप स्टैकिंग जेल बनाते हो। कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से बनाते हो, है ना। तो ये हो गया आपका ऊपर वाला जो होता है, ये होता है आपका स्टैकिंग जेल, और ये होता है आपका रिजॉल्विंग जेल। तो इसको स्टैकिंग जेल क्यों बोलते हैं, रिजॉल्विंग जेल क्यों बोलते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब सबसे पहले आपको बताऊं कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए जेल बनाने का। ओके, और ये जेल बन के कैसे रेडी होता है। तो जिन लोगों ने एसडीएस पेश किया उनको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, बट बहुत लोग नहीं भी कर पाए होंगे अभी तक। तो क्या होता है कि दो ग्लास की प्लेट्स होती है। ओके, दो ग्लास की प्लेट्स होती है, तो क्या होता है कि एक तो प्लेट ऐसी होती है, ओके, एक प्लेट ऐसी होती है और दूसरी प्लेट आपकी होती है ऐसी, कुछ इस तरीके से। ओके, इस तरीके से होती है। अब आप क्या करते हो कि इन दोनों प्लेट के बीच में यहां पर पहले आप क्या करोगे, नंबर 1 इस प्लेट को नीचे रखोगे बेंच पे। उसके ऊपर यहां पर आप एक स्पेसर लगाते हो। ओके, क्या लगाते हो, स्पेसर। यहां पर एक आप रखते हो स्पेसर, ऐसे। फिर क्या करते हो आप, स्पेसर रखने के बाद ऊपर से आप इस वाले प्लेट को रख देते हो इस तरीके से। इसके ऊपर ऐसे करके आप यहां पर प्लेट को रख देते हो। तो अब ऐसे इमेजिन करके चलो कि एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, इन दोनों को हमने ऐसे चिपका रखा है और इसके बीच में हमने स्पेसर रखा हुआ है। तो थोड़ा सा गैप आएगा दोनों प्लेट के बीच में स्पेसर की वजह से। स्पेसर प्लास्टिक का होता है। ओके, तो वो स्पेसर की वजह से क्या होता है, इन दोनों के प्लेट्स के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, और उसी गैप में हम अपना क्या करते हैं, जेल को डाल देते हैं, लोड कर देते हैं जेल को। तो जेल का शेप कुछ इस तरीके से हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले आप ऐसा असेंबली को ऐसे रेडी रखेंगे, प्लेट को ऐसे बनाकर। उसके बाद आप क्या करते हैं, पहले आप रिजॉल्विंग जेल डालते हैं। रिजॉल्विंग जेल क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ होगा, है ना। तो नंबर वन आप रिजॉल्विंग जेल डालोगे तो वो जेल आपका यहां तक फिल हो जाएगा। आपको पूरा फिल नहीं करना है, यहां तक जेल को फिल करना है। ओके, यहां तक थोड़ा सा ऊपर स्पेस छोड़ना है स्टैकिंग जेल के लिए।
फिर आप क्या करोगे, इसका वेट करते हो, रिजॉल्विंग जेल के पॉलीमराइज हो जाने का वेट करते हो कि वो पॉलीमराइज हो जाए पहले। ओके, फिर आप क्या करोगे, पॉलीमराइज होने के बाद ऊपर से आप डालते हो यहाँ पर स्टैकिंग जेल। ओके, और स्टैकिंग जेल डालते ही फिर आप क्या करते हो, एक कॉम्ब लेते हो, कॉम्ब को ऊपर से ऐसे करके इंसर्ट कर देते हो, तो आपका क्या होता है, इस तरीके से वेल्स बन जाती है। समझ रहे हो, इस तरीके से वेल्स बन जाती है। तो आपका जो जेल दिखाई देता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। नाउ दीज आर द वेल्स। क्या है ये, वेल्स है, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6। तो जो ऑन एन एवरेज जेल का साइज होता है उसमें 8 से 10 वेल्स होती हैं, छोटा वाला जो होता है। ओके, तो ये वेल्स बनके रेडी है, राइट, वेल्स बनके रेडी है, प्रोटीन सैंपल आपका रेडी है। लोड कर दे। लोड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है, तो यहां पर देखो, हमने बात की थी स्टैकिंग जेल की और रिजॉल्विंग जेल की। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसको स्टैकिंग जेल क्यों बोला जाता है, रिजॉल्विंग जेल क्यों बोला जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैकिंग जेल एंड रिजॉल्विंग जेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता या नहीं आया है अभी तक और आपने बार बार एसडीएस पेज कर लिया है, तो कोई फायदा नहीं उसका। ओके, तो आज हम इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप ये जानो कि रिजॉल्विंग जेल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, स्टैकिंग जेल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, है ना। तो यहां पर देखो, मैं इसके कंपोनेंट्स लिख रहा हूं। क्या क्या होते हैं कंपोनेंट्स, तो यहां पर एक्राइलमाइड प्लस बिस एक्राइलमाइड। ओके, इसके बाद होता है आपका यहां पर ट्रिस HCl बफर, है ना। फिर यहां पर होता है आपका SDS। ओके, फिर यहां पर होता है आपका क्या, APS अमोनियम परसल्फेट, और होता है आपका यहां पर टिमिड। ओके, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं आपके रिजॉल्विंग जेल में। सेम कंपोनेंट्स होते हैं आपके स्टैकिंग जेल में। यहां पर भी क्या क्या होता है, तो एक्राइलमाइड प्लस बिस एक्राइलमाइड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ओके, यहां पर होता है आपका ट्रिस HCl, फिर होता है आपका SDS दैट इज डिटर्जेंट, फिर होता है अमोनियम परसल्फेट, और होता है टिमिड। ओके, तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको APS टिमिड एक्राइल बिसएक्राइलमाइड क्यों ऐड करते हैं वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना। तो यहां पर उस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि एक्राइलमाइड बिसएक्राइलमाइड क्यों ऐड करते हैं, APS क्यों ऐड करते हैं, टिमिड ऐड क्यों करते हैं। ये चीज आप पिछले वाले वीडियो में जाके देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं ये कि जब दोनों ही में जेल में सेम कंपोनेंट्स हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो दोस्तों ज्यादा डिफरेंस कंपोनेंट्स में नहीं है, बट कितना रेशियो डालना है उसमें डिफरेंस है। उसी रेशियो, वही रेशियो डिसाइड करता है कि आप रिजॉल्विंग जेल को रिजॉल्विंग क्यों बोलते हैं और स्टैकिंग जेल को स्टैकिंग क्यों बोलते हैं। देखो क्या होता है कि SDS, APS और टिमिड ये इतना ज्यादा इसमें कुछ वो इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसका है, ट्रिस HCl का और एक्राइल बिसएक्राइलमाइड के रेशियो का। ओके, तो सबसे पहले देखो, यहां पर जो ट्रिस HCl होता है इसका pH होता है 6.8, pH 6.8। नीचे वाला जो जेल होता है रिजॉल्विंग जेल, उसका pH होता है 8.8। क्या होता है, pH 8.8। क्यों डिफरेंट होता है अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो एक्राइलमाइड बिसएक्राइलमाइड का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो काफी लो होता है। जनरली यहां पर हम 5% यूज करते हैं। ओके, जनरली। और यहां पर जो होता है एक्राइलमाइड बिसएक्राइलमाइड का कॉन्सेंट्रेशन वो बहुत ज्यादा हाई होता है। कम से कम हम यहां पर 12% यूज करते हैं।
कुछ लोग 10 भी कर सकते हैं, वरी करता है, डिपेंड करता है आपका प्रोटीन क्या है, वो मैं भी आपको समझाऊंगा। तो 12%, 15%, 18% लोग यहाँ पर यूज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्राइलामाइड बिसएक्राइलामाइड का कॉन्सेंट्रेशन हम ऊपर वाले जेल में, स्टैकिंग जेल में 5% क्यों रखते हैं और नीचे वाले जेल में 12% क्यों रखते हैं? क्योंकि क्या होता है कि आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आप याद करने की कोशिश करिए। ये है आपका स्टैकिंग जेल, है ना, ये है आपका स्टैकिंग जेल और ये है आपका रिजॉल्विंग जेल। तो जब आप एक्राइलामाइड बिसएक्राइलामाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम रखेंगे तो पोर साइज कैसा होगा? बड़ा होगा, याद है। और अगर आप एक्राइलामाइड बिसएक्राइलामाइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई रखेंगे तो पोर साइज कैसा होगा? छोटा 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 होगा। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो देख लीजिएगा जाकर। तो ध्यान से यहाँ पर देखो, क्योंकि हमने यहाँ पर 5% ही यूज किया है, तो पोर साइज कैसा होना चाहिए दोस्तों? बड़ा बड़ा, राइट, बड़े बड़े पोर्स होंगे यहाँ पर इस तरीके से, जस्ट इमेजिन। ओके, इन पोर्स को अगर हम ऐसे बनाएं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर दिखाया था ना एक्राइलामाइड और बिसएक्राइलामाइड का, किस तरीके से उस जेल की बॉडी फॉर्म होती है, राइट। तो इसका कुछ इस तरीके से होगा, बड़े बड़े पोर्स होंगे, बड़े बड़े, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें क्योंकि एक्राइलामाइड बिसएक्राइलामाइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, हाई है, तो इसमें जो पोर्स बनेंगे वो काफी छोटे छोटे बनेंगे, इस तरीके से, काफी छोटे छोटे पोर्स बनेंगे इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया। अभी ये पोर्स बड़े क्यों हैं, इसमें छोटे क्यों हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूं। ओके, उससे पहले आपको ये बता दूं कि ट्रिस HCl, इसमें pH 6.8 क्यों होता है और इसमें 8.8 क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता, बट ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर अब आपका प्रोटीन का सैंपल रेडी है और आपका SDS पेज भी रेडी है। ओके, अब मैंने जैसे कि आपको बता दिया था कि स्टैकिंग जेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, रिजॉल्विंग जेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, और डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस पोर साइज का और पीएच का होता है। ओके, अब पीएच और पोर साइज क्या डिफरेंस क्रिएट करते हैं स्टैकिंग जेल में और रिजॉल्विंग जेल में, और ये कैसे रोल प्ले करते हैं इन द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो ये हम जानते हैं अच्छे से। अब शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज और बता दूं कि अब यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रिस HCl बफर, है ना। ट्रिस HCl बफर हम हर जगह यूज करते हैं, सैंपल लोडिंग बफर में भी, ओके, स्टैकिंग जेल में भी, रिजॉल्विंग जेल में भी, और जिस टैंक में हम इस जेल को रखते हैं, रनिंग बफर जिसको बोलते हैं, रनिंग बफर, SDS पेज रनिंग बफर, उसमें भी ट्रिस HCl रखते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ट्रिस HCl आपका हर जगह प्रेजेंट होता है। ओके, अब उस ट्रिस HCl बफर में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स? एक होता है उसमें क्लोराइड आयन और एक होता है उसमें ग्लाइसिन, राइट, क्लोराइड आयन और ग्लाइसिन। तो इसमें से जो क्लोराइड आयन होता है ये हाईली नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, हाईली नेगेटिवली चार्ज, राइट। हर मतलब इसका एक ही फॉर्म होता है, दैट इज नेगेटिव आयन। बट जो ग्लाइसिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो जो ग्लाइसिन होता है ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, ग्लाइसिन के 3 फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से? तो यहाँ पर देखो कि एक तो पॉजिटिवली चार्ज ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिनेट आयन, एक इसका ज्यूटरायनिक फॉर्म होता है और एक नेगेटिवली चार्ज ग्लाइसिनेट आयन होता है। ओके, अब कैसे ग्लाइसिन के 3 फॉर्म होते हैं कि तीन टाइप के फॉर्म्स होते हैं इसके। तो क्या होता है कि इसकी जो पीआई वैल्यू होती है, याद रखना हमेशा, इसकी जो पीआई वैल्यू होती है वो 6.7 होती है। ओके, अब क्या करोगे जब आप ग्लाइसिन को pH 6.8 पे रखोगे, ओके, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा ग्लाइसिन पे। कैसा चार्ज हो जाएगा? न्यूट्रल, जिसको आप ज्यूटरायनिक फॉर्म भी बोलते हो। ओके, जब आप ग्लाइसिन को इससे हाई पीएच में रखोगे, मतलब 14 की तरफ बढ़ोगे, तो ग्लाइसिन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, अगर आप 14 की तरफ बढ़ोगे। अगर आप
ग्लाइसिन को ऐसे बफर में रखोगे जिसका पीएच होता है एसिडिक, मतलब 6.8 से कम, 1 की तरफ अगर आप चलोगे तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये चीज आपको पता होनी चाहिए ग्लाइसिन के बारे में, राइट। आप समझो यहां पर स्टैकिंग जेल का पीएच कितना होता है 6.8। ओके, यहां पर आपने क्या किया, वेल में प्रोटीन को लोड किया। ये आपका प्रोटीन है, इस तरीके से आप लोड करते हो। प्रोटीन में लोडिंग डाई मिक्स है, मतलब ब्लू कलर का दिखेगा। आपने यहाँ पर लोड कर दिया, वैसे ही इसमें भी लोड कर दिया, इसमें भी लोड कर दिया, सब में आपने अपना प्रोटीन लोड कर दिया। हम एक वेल का एग्जांपल लेके समझेंगे। ओके, अभी जो आपने प्रोटीन अपना लोड किया है, इसमें आपके प्रोटीन के साथ साथ क्या क्या है, लोडिंग डाई भी है। लोडिंग डाई में ट्रेस HCl है, SDS है, बीटा एमी है, सब कुछ है ना। तो वो चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वो सब छोड़ दो। ध्यान किसको रखना है कि जो आपका लोडिंग डाई है उसमें ट्रेस HCl भी है आपके प्रोटीन के साथ। ट्रेस HCl है, इसका मतलब उसमें क्लोराइड आयन भी है और ग्लाइसिन भी है, राइट। अब ध्यान रखना कि आपने यहाँ पर वेल में लोड कर दिया है, और लोड करने के बाद आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो। तो अब ऊपर की तरफ कैथोड होता है, नीचे की तरफ एनोड, राइट। आपका प्रोटीन कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज हो चुका है, तो कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज हो चुका है तो वो किस तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। ये चीज क्लियर है, बहुत कॉमन चीज है, राइट। इसमें जो समझने वाली बात है वो क्या है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो ये जो प्रोटीन का जो सैंपल है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है, माइग्रेट करना शुरू करता है और एंटर करता है स्टैकिंग जेल में, राइट। स्टैकिंग जेल में जैसे ही स्टैकिंग जेल में एंटर करता है, स्टैकिंग जेल का पीएच कितना होता है 6.8 6.8 होता है। अब यहां पर देखना किस सीक्वेंस में क्लोराइड आयन मूव करेगा, किस सीक्वेंस में प्रोटीन और किस सीक्वेंस में ग्लाइसिन आयन मूव करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या होगा दोस्तों, देखो यहां पर ये आपका प्रोटीन है, ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज योर प्रोटीन सैंपल। ओके, क्लोराइड आयन हाईली नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर देखो, दिस इज क्लोराइड आयन, क्या है ये, क्लोराइड। ये है आपका प्रोटीन, ओके। और मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्लाइसिन होता है उसकी पीआई वैल्यू 6.7 होती है, तो जब वो 6.8 पे रहेगा तो 6.7 और 6.8 ऑलमोस्ट इक्वल है, राइट। तो 6.8 पीएच जो कि स्टैकिंग जेल का है, इस स्टैकिंग जेल में क्या होगा कि ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाएगा ज़्यूटराइडी फॉर्म में, दैट इज नो चार्ज, न्यूट्रल चार्ज। तो जब कोई भी चार्ज नहीं है तो क्या होगा, प्रोटीन पे तो नेगेटिव चार्ज है, इससे भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन पे होगा, इसलिए क्लोराइड आयन सबसे आगे मूव करेगा। और क्योंकि ग्लाइसिन पे कोई भी चार्ज नहीं है तो ग्लाइसिन कहाँ मूव करेगा, सबसे पीछे। ये क्या है आपका ग्लाइसिन, राइट। अब देखो यहाँ पे ऊपर से ग्लाइसिन प्रोटीन को प्रेशर कर रहा है, नीचे की तरफ दबा के रख रहा है, और नीचे से क्लोराइड प्रोटीन को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। प्रोटीन कहाँ फंसा हुआ है, दोनों के बीच में, राइट। प्रोटीन कहाँ पे फंसा हुआ है, दोनों के बीच में। तो प्रोटीन स्टैक हो रखा है दोनों के बीच में, अभी वो मूव नहीं कर सकता, फ्रीली मूव नहीं कर सकता। ओके, अब क्या होगा, एक तो ये पीएच का मतलब ये हो गया कि इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है स्टैकिंग जेल में। ओके, दूसरी बात, अब जैसे ही धीरे 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 तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ये तीनों नीचे की तरफ मूव करेंगे रिजॉल्विंग जेल में। जैसे ही नीचे की तरफ मूव करेंगे, नीचे का एनवायरनमेंट पूरा अलग है। कैसे, पीएच भी अलग है, पीएच क्या है 8.8, और पोर साइज कैसे है, बहुत छोटे 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 पोर साइज है, राइट। तो क्या होगा, जैसे ही नीचे की तरफ एंटर करेंगे, सबसे बड़ा झटका किसको लगेगा, सोचो सोचो, सबसे बड़ा झटका किसको लगेगा, पीएच की वजह से लगेगा ग्लाइसिन को। क्यों, क्योंकि ग्लाइसिन जब पीएच 6.8 से ऊपर जाता है तो ग्लाइसिन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, समझ रहे हो। तो अब क्या होगा कि क्लोराइड तो हाईली नेगेटिव चार्ज है, तो वो बहुत तेजी से मूव करेगा, क्लोराइड सबसे तेजी से मूव करेगा, नीचे पहुंच जाएगा ये रहा, राइट। ग्लाइसिन और प्रोटीन जब नीचे एंटर करेंगे तो ग्लाइसिन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन क्लोराइड से हमेशा कम रहेगा। तो ग्लाइसिन क्या करेगा, प्रोटीन को पीछे छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि ग्लाइसिन का चार्ज होगा वो प्रोटीन के कंपैरिजन में ज्यादा नेगेटिव होगा, लेकिन क्लोराइड के कंपैरिजन में कम नेगेटिव होगा, राइट। अब
प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन जब रिजॉल्विंग जेल में एंटर करेगा तो क्या होगा कि रिजॉल्विंग जेल का पोर साइज बहुत छोटा है। ओके, तो पोर साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा कि प्रोटीन का साइज तो इन दोनों के कंपैरिजन में बड़ा होता है, तो वो पीछे फंस जाएगा। अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा, धीरे धीरे यहाँ पर प्रोटीन मूव करेगा। ये दोनों तो छोटे छोटे होते हैं, पोर साइज में ऐसे करके निकल जाएंगे आराम से, और नेगेटिव चार्ज हाईली नेगेटिवली चार्ज है तो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन ये क्या है कि इसका साइज बड़ा है, तो पोर साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा, ये पीछे रह जाएगा और धीरे धीरे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट दे विल माइग्रेट। राइट, समझ में आया? तो ग्लाइसिन ने आगे क्यों चला गया इससे, क्योंकि यहाँ पर पीएच था 8.8 और 8.8 में ग्लाइसिन के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और ग्लाइसिन आगे की तरफ मूव कर जाता है। राइट, तो यहाँ पर ये दोनों बीच में स्टैक रहता है, इसलिए इसको स्टैकिंग जेल भी बोलते हैं। और ये स्टैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, इसके लिए आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जब कभी भी रेस होती है दोस्तों, जब कभी भी रेस होती है तो एक होती है बाउंड्री लाइन, मतलब एक होती है लाइन, है ना, और इस लाइन पे सबको पहले खड़ा किया जाता है जहां से रेस शुरू होती है। तो जैसे कि मान लो ये एक हो गया, दूसरा रेसर हो गया, तीसरा रेसर हो गया, चौथा रेसर हो गया, सब एक ही लाइन पे खड़े होते हैं ना, ताकि जो डिसीजन हो फेयर हो, सब एक साथ रेस शुरू करें। ऐसा तो नहीं है कि एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है और सबने भागना शुरू किया तो ये वाला जीत जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबको एक लाइन पे खड़ा किया जाता है ताकि सब एक साथ भागना शुरू करें। यही सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। प्रोटीन को स्टैक करके रखा जाता है बीच में, और यहाँ तक प्रोटीन एक साथ रहता है। और जैसे ही रिजॉल्विंग जेल में एंटर करता है, प्रोटीन अपने मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे तब रिजॉल्व होना शुरू करता है, इसलिए इसको रिजॉल्विंग जेल बोला जाता है। राइट, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ग्लाइसिन और क्लोराइड आयन का फंक्शन। यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कभी कभी आपसे ये पूछ लेंगे, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि स्टैकिंग जेल में क्या सीक्वेंस होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, ग्लाइसिन, सबसे नीचे क्या होता है, क्लोराइड आयन, बीच में क्या होता है, प्रोटीन। क्यों होता है अब आपको पता चल चुका है। अगर आपने आंसर नहीं किया तो मुझे बहुत बड़ा बुरा लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। फिर पूछेंगे रिजॉल्विंग जेल में क्या सीक्वेंस होता है, तो सबसे नीचे क्या होता है, क्लोराइड आयन, क्योंकि हाईली नेगेटिव चार्ज आयन है। उससे पीछे क्या होता है, ग्लाइसिन आयन। पूछेंगे क्यों ग्लाइसिन आयन प्रोटीन को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि ग्लाइसिन आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू द चेंज इन पीएच। और फिर पीछे प्रोटीन। तो यहां पर सीक्वेंस क्या होगा दोस्तों, प्रोटीन, ग्लाइसिन और क्लोराइड आयन। ओके, यहां पर ग्लाइसिन, प्रोटीन, क्लोराइड। एक और इंपॉर्टेंट चीज आगे बढ़ने से पहले बस छोटी सी, क्योंकि ये आगे मूव करता है यहाँ पर क्लोराइड आयन, तो इसको बोला जाता है लीडिंग आयन, और क्योंकि ये पीछे मूव करता है तो इसको बोला जाता है ट्रेलिंग आयन। समझ रहे हो ये? अब बात ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली है हमारी, तो यहां पर मैं जल्दी से आपको बता दूं कि अब आपने क्या किया है कि अपना प्रोटीन सेपरेट कर लिया है। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके प्रोटीन का साइज क्या है? तो इसके लिए क्या करते हो, आप स्टैंडर्ड मार्कर चलाते हो। इसके जस्ट बगल वाले सेल में यहां पर आप क्या डालते हो, मार्कर। मार्कर इन द सेंस ऐसा प्रोटीन जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पहले से पता है ना, तो वो कुछ इस तरीके से सेपरेट होगा, वो इस तरीके से सेपरेट होगा। ओके, तो इसका हो गया 10 केडा, 25, 50 केडा, 75 केडा, 100 केडा। राइट, तो आप क्या करोगे, अपने बैंड को इसके साथ कंपेयर करोगे और बता दोगे कि मेरा जो प्रोटीन है उसमें दो बैंड प्रेजेंट है, एक बैंड है 50 केडा का और एक बैंड है 100 केडा का। तो अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन क्या है एसडीएस पेज का, तो दोस्तों एसडीएस पेज की हेल्प से आप बता सकते हो कि जो आपने प्रोटीन प्यूरिफाई किया है, अगर आपको पता है कि जो आपने प्यूरिफाई किया उसमें एक ही प्रोटीन है, आपका सिंगल प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड प्यूरिफाइड प्रोटीन। तो अगर आपका प्यूरिफाइड प्रोटीन डायमेरिक है, मोनोमेरिक है, ट्राइमेरिक है, तो आप वो एसडीएस पेज की हेल्प से पता कर सकते हो। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोनोमेरिक, डायमेरिक, ट्राइमेरिक? मोनोमेरिक का मतलब कि अगर उसमें एक चेन प्रेजेंट है, डायमेरिक का मतलब अगर उसमें दो चेन प्रेजेंट है, ट्राइमेरिक का मतलब उसमें अगर तीन चेन प्रेजेंट है। वैसे ही आप पता कर सकते हो क्वाटरनरी प्रोटीन है अगर तो दोस्तों कैसे पता चलेगा? तो
अगर मोनोमेरिक प्रोटीन है तो यहाँ पर आपको एक ही बैंड दिखेगा। मान लो कि एक ही बैंड दिख रहा है आपको 50 केडा पे, 50 केडा पे सिर्फ एक, आपको इस वेल में सिर्फ एक बैंड दिख रहा है 50 केडा पे। तो आप इससे ये बता सकते हो कि आपको जो प्रोटीन है उसमें सिर्फ एक ही चेन प्रेजेंट है और वो है 50 किलो डाल्टन का। इसका मतलब आपके साइज का, आपके प्रोटीन का साइज कितना है 50 किलो डाल्टन, और आपका प्रोटीन कैसा है मोनोमेरिक। तो आपका प्रोटीन कैसा है मोनोमेरिक और साइज कैसा है 50 केडा, राइट। अगर आपको जेल में दो बैंड नजर आते हैं, एक बैंड 50 केडा पे, एक 75 केडा पे, इसका मतलब ये है कि आपका प्रोटीन डाइमेरिक है। क्यों? क्योंकि उसमें दो चेन है, एक 50 केडा का, एक 75 केडा का, डाइमेरिक। और 75 50 को जोड़ दो तो 125। तो इसका मतलब आपके प्रोटीन का साइज कैसा है 125 केडा। वैसे ही अगर ट्राइमेरिक होगा तो तीन बैंड नजर आएंगे। मान लो यहाँ पर एक, यहाँ पर दिख रहा है 25 केडा पे, तो आपका प्रोटीन कैसा हो जाएगा ट्राइमेरिक और इसका साइज होगा 150 केडा। बैंड अलग अलग क्यों नजर आते हैं? क्योंकि प्रोटीन को यहाँ पर डीनेचर कर दिया जाता है। इसके बीच में अगर कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा तो वो ब्रेक कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर ट्राइमेरिक प्रोटीन होगा, मान लो ये तीन चेन से मिलकर बना, 1 2 3, और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाएगा और फिर ये तीनों बैंड, तीनों चेन्स अलग अलग साइज पे चलेंगे अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। तो इन शॉर्ट, STS page is used to separate the protein on the basis of their molecular weight, right? क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन को आप डीनेचर कर देते हो with the help of reducing agent that is beta mercaptolithanol and denaturing agent that is STS detergent. STS detergent आपका डीनेचरिंग एजेंट होता है, बीटा mercaptolithanol आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियोस को शेयर करो, चैनल को शेयर करो, फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।